तो हमने मोशन पढ़ा और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, 2 चैप्टर अब तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज से हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक, ग्रेविटेशन जब मैं पढ़ता था, याद है, तो हमारे दिमाग में कभी क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन आते थे, आपके दिमाग में भी आते होंगे, क्या होता है ग्रेविटेशन। जैसा कि आप समझ रहे हैं ग्रेविटेशन क्या है, कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसके पास मास है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। न्यूटन ने क्या कहा कि पूरे यूनिवर्स में जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा, वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप हैं, आपके फ्रेंड अगल बगल बैठे हैं, तो आप दोनों में एक फोर्स लग रही है, आप दोनों में एक फोर्स लग रही है। आप उसको आपको वो फील नहीं हो रहा है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों आपको फील नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहीं पे एक प्रश्न उठता है, जैसे कि अगर सेब है, आप जैसे आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन थे, बाग में बैठे थे, तो उन्होंने पहले उनके दिमाग में विचार जो आया ग्रेविटेशन का, कि सेब का पेड़ था, वो सेब नीचे गिरा ऊपर से। ठीक, सेब ऊपर से नीचे गिरा, वहां से इनको लगा कि भाई क्यों ये सेब नीचे ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, या क्यों वहां रुका ही नहीं। तो इसका ये मतलब निकला कि भाई पृथ्वी जो है उसको खींच रही है। तो अगर पृथ्वी उसको खींच रही है, सेब को, क्यों? क्योंकि सेब के पास मास है, सेब का अपना कुछ वेट है, इसलिए पृथ्वी सेब को अपनी तरफ खींची। तो क्यों पृथ्वी सेब की तरफ क्यों नहीं बढ़ी? क्या पृथ्वी भी सेब की तरफ बढ़ी? अगर पृथ्वी सेब की तरफ नहीं जा रही है, सेब ही पृथ्वी की तरफ आया, तो एक क्वेश्चन यह राइज होता है कि हमने इसका जवाब में कहा गया कि भाई सेब छोटा है इसलिए सेब पृथ्वी की तरफ आया। तो चंद्रमा बड़ा है, चंद्रमा भी बड़ा है, और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में भी, मून और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स है। तो फिर ऐसा क्यों है कि अर्थ, मून जो है अर्थ पे क्यों नहीं गिर रहा है, या अर्थ जो है मून की तरफ क्यों नहीं बढ़ रही है? अगर ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट करता है तो ये क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। ठीक, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों का जवाब तलाशेंगे, और अच्छी क्लास रहेगी, और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन क्या होता है, सोचिए आप। अगर हम इसका सिंपल सा डेफिनेशन लिखना चाहें, सिंपल, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, लिख दीजिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, यूनिवर्स, कंडीशन क्या रहेगी ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट के पास मास होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट के पास मास है, और लगभग अर्थ पे हर चीजों के पास मास है। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ईच अदर। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये अट्रैक्ट कर रहा है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, this force of attraction, this force of attraction is known as gravitation force। बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने ये बताया है, is known as gravitation force, is known as gravitation force, gravitational force। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, जैसे दो चुंबक आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे जो दो ऑब्जेक्ट है जिनके पास मास है वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी बात। इसमें सोचिए आप कुछ भी, जैसे क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने ये पेन है, इसको हम ऐसे छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगी, डेफिनेटली है कि नीचे गिरेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके दो कारण हैं, पहला अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक, दूसरा इसका एक अपना मास है, मास है, इसकी वजह से, मास की वजह से अर्थ जो है इसको खींच रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से कंफर्म हो गया कि मास जो है कंपलसरी होता है, मास जो है कंपलसरी है। तो हम आगे क्या क्वेश्चन ये आता है कि जैसे समझिए अर्थ की सरफेस,
और न्यूटन ने क्या किया था, सेब का पेड़ लिया था। चूंकि सेब का पेड़ आपने कम देखा, इसलिए हम लोग नारियल का पेड़ लेते हैं। नारियल का पेड़ है ये कैसा पेड़ है भाई, नारियल का पेड़ है। और एक बड़ा सा नारियल ये लगा है, ठीक, ये नारियल है, ठीक। तो नारियल टूटा, नीचे गिरा जमीन पर, नारियल टूटा जमीन पर गिर गया, ठीक। तो यहाँ प्रश्न ये उठा कि भाई पृथ्वी ने, अर्थ ने नारियल को अट्रैक्ट किया। चलिए ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नारियल ने अट्रैक्ट किया। लेकिन जैसा कि स्टेटमेंट है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। तो अगर पृथ्वी, अर्थ ने जो है इसको अट्रैक्ट किया है, तो इस जो ये है नारियल है, कोकोनट, इसने भी इस अर्थ को अट्रैक्ट किया होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो अगर इसने अर्थ को अट्रैक्ट किया तो क्यों हमको पता नहीं चला? अगर इसने अर्थ को अट्रैक्ट किया तो क्यों हमको पता नहीं चला? चलिए इस पे आते हैं, क्या है, चलिए ये देखते हैं। हमें ये पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ये टूटा, यहाँ पे टूट गया, ये ऐसे टूट गया, इसके पास क्या होगा, एक मास होगा, इसके पास एक मास होगा, ठीक है। और ये नीचे गिरेगा, नीचे की तरफ अगर जाएगा, ये नारियल नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक नीचे की डायरेक्शन में ये फोर्स के साथ जाएगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट हम इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक धीमे आएगी, फिर और तेज, ये तेज होती जा रही है, जितना नीचे जाएगी उतना तेज होती जाएगी, तो उसके पास एक स्पीड होगी। और स्पीड कैसे रहेगी कि शुरू में कम रहेगी, फिर चेंज रहेगी, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड चेंज हो रही होगी। और सीधा हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू, जो ये फोर्स नीचे की तरफ इसमें ये अपना लगा रहा होगा, ये कैसा लगा रहा होगा, F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, कंडीशन 1, और इसका क्या है, इसके पास मास है, एक्सेलरेशन है, इसलिए नीचे की तरफ ये फोर्स लगा रहा है। चलिए आगे अगले स्टेप में क्या है, हमें एक्सेलरेशन निकालना कि किस तरह से नीचे जा रहा है ये। तो A इक्वल टू F अपॉन m। और मैंने आपको एक चीज बात पहले क्लियर करा दी है। पहले क्या क्लियर करा दिया मैंने आपको कि एक क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो रिलेशन होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है कि इफ x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका क्या मतलब है कि x इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज होगा, ठीक। x इंक्रीज करने पर y इंक्रीज होगा। अगर x इक्वल टू y है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप जितना x बढ़ाओगे उतना y अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक। यह है डायरेक्टली का रिलेशन। एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि x इक्वल टू 1/y। इसका क्या मतलब निकला कि y को आप जितना बढ़ाओगे उतना x की वैल्यू कम होगी, ठीक। सपोज करिए कि y की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 1/y। तो y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू क्या होगी 1/10 इक्वल टू 0.1। तो x की वैल्यू कितना आ गई 0.1, कब, तो y की वैल्यू 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और y की वैल्यू समझिए आप अगले स्टेप में, y की वैल्यू 15 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 1/15। तो क्या आ जाएगा 0.066 ऐसे 66। तो 0.1 बड़ा है तो 0.066, तो 0.1 बड़ा है। इसका क्या मतलब निकला कि अगर हम नीचे की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऊपर की वैल्यू ये वाली कम होगी, और इसका उल्टा भी होगा कि अगर आप इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, ठीक। समझ गए? या इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा। इसमें रिलेशन क्या है, उल्टा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, इसलिए इसको कहा गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या रिलेशन मिला कि अगर हम एक्सेलरेशन को बढ़ाते हैं तो मास कम होगा, अगर मास कम होगा, अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। मास जितना ज्यादा होगा, किसी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। अब यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इसका जो है मास बहुत कम है, मास कम है, इसलिए इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसलिए ये नीचे की तरफ गया। अर्थ का क्या है, मास बहुत ज्यादा है, अर्थ सरफेस में पूरे अर्थ का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि हमें पता नहीं चल रहा है, बहुत ही ज्यादा कम।
ठीक, मतलब समझे है ही नहीं है, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो, है ही नहीं, क्योंकि मास बहुत ही ज्यादा है, तो उतना फोर्स ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है उसके पास। समझ में आ गई ना बात? इसीलिए जो है अर्थ की सरफेस जो है इसकी तरफ नहीं जा रही है। तो यहाँ पे प्रश्न फिर आ गया कि अगर भाई ये नहीं अट्रैक्ट कर रहा है तो क्यों जो है मून, ये हो गए ये हो गया अर्थ, ये है मून, मून ये अर्थ। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि भाई मून जो है, मून के पास अच्छा खासा मास है, तो अर्थ मून के पास क्यों नहीं चली जाती है? ये प्रश्न आता है भाई। ठीक, कि अगर जैसे यहाँ मास की वजह से नहीं जा रहा था, यहाँ तो मून के पास मास है, तो उसका एक रीजन यह है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो वो सेंटर पे एक फोर्स अप्लाई होता है, सेंटर से एक फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन में होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसके सेंटर, एक बात याद अभी मैं बता दे रहा हूं, आप ध्यान रखना कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है, लिख लीजिए, हमेशा सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। जैसे दो बॉडी है, ये एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, तो हमेशा इस सेंटर से इस सेंटर तक लगेगा फोर्स। समझ गए? इस सेंटर से उस सेंटर तक लगेगा। यहाँ फिर प्रश्न आया कि भाई जो इसके पास मास है क्यों नीचे नहीं आ रहा है? उसका पहला रीजन क्या है? क्योंकि ये सर्कुलेट कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलेशन में होता है, आप कोई रोटेट करें तो सेंटर की तरफ वो एक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो घूम रहा होता है। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स ना हो, इस फोर्स को क्या कहते हैं जो सेंटर की तरफ लगा रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या जो ये सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, ये कैसा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। और चूंकि ये इसके बाद मास है तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा और ये अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जो ये फोर्स है ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसीलिए ना वो बाहर जा पा रहा है ना अंदर की तरफ आ रहा है, और दोनों आपस में घूम रहे हैं। दूसरा ये पूछा जाता है प्रश्न, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो मून कैसा मोशन करता? अगर मान लीजिए एक क्षण के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया इस अर्थ से, तो मून जो है वो फिर घूमेगा नहीं, क्योंकि घूमने के लिए तो आप लगा रहे हैं सेंटर से फोर्स। ये मून घूमेगा नहीं, क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने लगेगा ऐसे। ठीक, तो ये क्यों नहीं नीचे आता है भाई? क्योंकि ये सर्कुलर में मोशन कर रहा है। अर्थ नीचे, सॉरी, मून जमीन पे क्यों नहीं आ जाता है? मून जो है जमीन पे इसलिए नहीं आ रहा अर्थ पे क्योंकि मून जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसा कि हमने कहा कि सभी ऑब्जेक्ट के पास मास है, सभी ऑब्जेक्ट के पास मास है, तो इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं, सन है और भी जो भी हैं, मतलब सैटेलाइट्स हैं, सब आपस में एक फोर्स लगा रहे हैं, सब आपस में, सबके पास मास है तो सब फोर्स लगा रहे हैं। तो उस फोर्स की वजह से क्या है, जैसे अर्थ ये है, अब प्रश्न उठता है कि अर्थ क्यों नहीं जा रही है ऊपर? अर्थ ऐसा नहीं है क्योंकि मून इसकी तरफ घूम रहा है अर्थ की चारों तरफ, क्योंकि अर्थ पे भी सन फोर्स लगा रहा है, अगर बगल के प्लैनेट भी फोर्स लगा रहे हैं। इसकी वजह से ये अपने कंडीशन में बैलेंस रहती है, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रोटेशन करेगी, उसी पर रिवोल्यूशन होगा, लेकिन ये वो कंडीशन को अपने मेंटेन करेगी, क्योंकि हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा है कि जो बॉडी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहेगी हमेशा। जो बॉडी जिस कंडीशन में है वो हमेशा उसी कंडीशन में रहना चाहेगी। ऐसे यही हाल इसके साथ हो रहा है, मून के साथ। ये जिस कंडीशन में उसमें रहना चाहता है, अर्थ भी उसे वही काम कर रहा है, वो जिस कंडीशन में है उसकी कंडीशन में रहना चाहती है। क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ अ बॉडी इन रेस्ट देन इट रिमेन इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इन मोशन देन इट रिमेन इन मोशन अंटिल वी कैन अप्लाई अ फोर्स अगेंस्ट इट। ठीक, तो उससे आप ये समझ लिए कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता, अर्थ क्यों ऊपर नहीं चली जाती? क्योंकि बहुत से प्लानेट हैं, पूरा यूनिवर्स में इतने प्लानेट हैं, सब हैं, सब फोर्स लगाते हैं, इसीलिए जो है ये अपने उसी कंडीशन को मेंटेन रखते हैं। ठीक, तो चलिए ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ग्रेविटेशन फोर्स का, अगर ग्रेविटेशन फोर्स का क्या इफेक्ट है, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ इस तरह, आप जहाँ बैठे वहाँ पे बैठे हैं उसी तरह, उसी में आप खड़े हो पा रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स।
ग्रेविटेशनल फोर्स हमें स्टेबल करता है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स हमको स्टेबल करता है। आगे हम जानते हैं और क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है भाई, इफेक्ट लिख देते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आप क्या करा करिए, जो मैं बोलता हूँ वो भी लिखा करिए, पॉज कर लिया करिए, धीमे कर लिया करिए, उसको लिखा करिए। क्या होता है, हर चीज़ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना भी हमारे पास कंटेंट है सब आपको हम डिलीवर कर पाए। तो क्या इफेक्ट होता है भाई कि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबल बनाता है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, अर्थ पे रहता है, उसको स्टेबल कंडीशन में, अगर पेंसिल ऐसे रखी है तो ऐसे ही रखी रहेगी। क्या होगा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आया। अभी चलिए मैं आपको एक इसमें दिखाएंगे, वीडियो भी ऐड कर दूंगा मैं इसमें। क्या होता है अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो हम अगर उछल गए तो नीचे जाने में आपको 5 मिनट लग जाएगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। और टाइम लग सकता है कि अगर आप ऊपर उछल गए, और क्योंकि हम उस कंडीशन को दोबारा मेंटेन ही नहीं कर पाते। एक बार ऐसे हो गए तो यूं आओगे आप तो आगे की तरफ आ जाओगे, फिर पीछे चले जाओगे, समझ गए, क्योंकि आपको कोई ये फ्रिक्शन है ही नहीं रोकने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी देता है। दूसरा क्या है कि आपने देखा कि पानी अगर आपने रख दिया है तो हमेशा जहाँ गड्ढा है उसी तरफ पानी बहता है, उसी की तरफ, जहाँ ढाल हो, जिस तरफ ढाल हो उसी तरफ पानी जाता रहता है। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। सेंटर जो है, इसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो इसके सेंटर पे लगेगी। मतलब जो भी इसके ऊपर है वो चाहेगा कि अर्थ के सेंटर पे पहुंचे। अगर एक बार वो सेंटर पे पहुंच गया अर्थ के, तो फिर किधर भी कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि सेंटर पे कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। सेंटर पे पहुंच गया ग्रेविटेशन फोर्स, और सेंटर पे ग्रेविटेशन फोर्स जो है इनफाइनाइट है, मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है सेंटर पे ग्रेविटेशन फोर्स। तो एक बार जो सेंटर पे पहुंच जाएगा तो वहां उसके बाद वो चाहेगा कि वो वहां से भी अलग नहीं जा सकता है। तो जो भी अर्थ के सरफेस पे है वो सब उसके सेंटर पे जाना चाहते हैं। सेंटर कहाँ? उसके बीच में। सपोज करिए आप ऐसे समझ लीजिए, ये अर्थ का सरफेस है, ये समझिए कि एक स्फीयर है, बॉल की तरह है, तो इसका एक सेंटर होगा, एक सेंटर होगा बॉल की तरह है। अगर तो वो सेंटर जो है, सेंटर पे हर चीज जो भी उसके ऊपर टहल रही है, चल रही है, पानी क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि वो इसे ऊपर अर्थ जहाँ माउंटेन है वहां से पानी नीचे आ रहा है, तो क्योंकि पानी चाह रहा है कि वो ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे उसको फ्लो ना करना पड़े, वो ऐसी कंडीशन पे पहुंचे। ऐसी कंडीशन कहाँ पे रहेगी? जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कम होती रहेगी। तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो चाह रहा है कि सेंटर की तरफ जाए, लेकिन जा नहीं पाता हमेशा, क्योंकि यहाँ कहीं भी कोई भी जो है उतना गहरा नहीं है कि जो सेंटर, मतलब अर्थ की सेंटर तक पहुंचे। कोई भी ऐसा ओशियन नहीं है जिसकी इतनी ज्यादा गहराई हो। ठीक, चलिए तो इसमें एक आगे का पॉइंट मैं भूल गया हूँ। हाँ, इसका ये सेंटर है। मैं आपको बता था स्फीयर हम लेते हैं अगर, तो जैसे उसके सेंटर पे फोर्स इकट्ठा, ग्रेविटेशन फोर्स जो है सेंटर पे सबसे ज्यादा रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी उनकी। चलिए तो हम एक तो इसका हम डिफिनेशन, मैं और डिफिनेशन लिख देता हूँ जो भी एनसीईआरटी में है, ताकि आपको काम दे। ठीक, चलिए डेफिनेशन देख लीजिए आप। इसमें 2-3 डेफिनेशन मुख्य रूप से जो मैंने पहले लिखवाया है कि ऑल ऑब्जेक्ट इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन फोर्स। आप अगर यही लिखेंगे कॉपी में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बताने के लिए कि अर्थ अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। A planet goes around the sun, moon goes around the earth. In all these cases, there must be some force acting on it. This force जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको क्या कहते हैं हम? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, एक बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो उसमें ये था कि भाई जो सैटेलाइट है वो क्यों नहीं गिरता है? सैटेलाइट क्यों नहीं गिरता है? तो सैटेलाइट का सेम वही है जो मून के साथ प्रिंसिपल है कि चूंकि सैटेलाइट भी स्थिर नहीं रहता है। जब आप देखे होंगे सैटेलाइट की लॉन्चिंग कैसे होती है, ये अर्थ की सरफेस है, समझिए सरफेस है अर्थ की, ऐसे, तो सैटेलाइट ऐसे लॉन्चिंग होती है, ऐसे, यहाँ ऐसे जाके वो ऐसे चक्कर लगाने लगता है, ऐसे
जो ऐसा होता है ऐसे इसको हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन में लॉन्च करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन आप 11th में पढ़ोगे, उसकी तरह वो जाके ऊपर यूं पहुंच के उस हाइट पर रोटेट होने लगता है। अगर वो रोटेट ना हो तो नीचे गिर जाए, ठीक, अगर वो रोटेट ना हो तो वो नीचे गिर जाए। लेकिन क्या है कि वो अट्रैक्शन है ऊपर से इतना फास्ट रोटेट होता है कि देखते कोई सैटेलाइट होता है कि वो 24 आवर में 2 राउंड लगा देता है अर्थ का। तो ऐसे होते हैं कई राउंड, मतलब कई उसके अपने एडवांटेज हैं, लेकिन एक ही रीजन है सैटेलाइट का न गिरने का। क्या है रीजन? क्योंकि वो रोटेट हो रहा है। ठीक, चलिए और आगे पढ़ते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस चैनल पर हम 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो पढ़ा रहे हैं हम, इसको जो बच्चे 9th से 12th क्लास में हैं ये इनके लिए प्रॉफिटेबल है। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठने वाले हैं, चाहे वो नीट देना चाहते हो या ये एयरफोर्स, नेवी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो जिसमें साइंस पोर्शन आता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि आप 1 लाख क्वेश्चन चाहे सॉल्व कर लो, लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि क्वेश्चन बना कैसे है, तब तक आपके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं होगा। इसमें हम यही आपको सिखाएंगे क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, थैंक यू।